यस, गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या था होमवर्क? हाँ जी, हाँ जी, ऋषि जी, बिल्कुल मेंस का पेपर तो बिल्कुल हलवा ही होता है, इवन एडवांस का भी होता है। लेकिन क्या है ना, बस उसके लिए शीट जो मैं दे रहा हूं उसको ढंग से कर लो, ढंग से रिवाइज कर लो, हलवा ही लगेगा। मन पसंद। एडवांस की कंडक्टिविटी वाले प्रॉब्लम थोड़े हार्ड है, अभी सिंपल कर देते हैं बेटा। मजेदार क्वेश्चन है, अभी देखो। पहली बार में हो सकता है थोड़ा लगे। तो पहले क्या डिस्कस करें, जेई मेंस या जेई एडवांस? जल्दी से पहले जेई मेंस कंप्लीट कर लेते हैं। जेई मेंस में डाउट्स बोलिए। बेटा लास्ट टाइम भी बोल चुका हूं, दिवाली से पहले, कब से बोल रहा हूं, दिवाली से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर वही बात पूछते रहते हो। मेंस में जो भी डाउट्स है फटाफट। बहुत बढ़िया अर्चित, एडवांस में सिर्फ दो तीन में डाउट है, बाकी सब हो गए। वेरी गुड अर्चित। 35। अमन को क्वेश्चन नंबर 35 में डाउट है। अच्छा क्वेश्चन है अमन, 35। ये क्वेश्चन है तो जेई मेंस में, लेकिन एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, बता दूं मैं। पूछा जा रहा है कि केमनोफोर किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। यहां पर हमें सबके रिडक्शन पोटेंशियल के डेटा दे रखे हैं। तो केमनोफोर का रिडक्शन पोटेंशियल तो है 1.51। केमनोफोर का हो रहा रिडक्शन, और बाकियों का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो सीएल आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा कितना है, 1.-1.36। ब्रोमाइड आयन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा कितना है, -1.07। आयोडाइड आयन का कितना है, आयोडाइड आयन का डेटा दे रखा है -0.54। लेकिन ये सब इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा हैं। अब अगर आप पीएच चेंज करते हो तो देखो इन तीनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जो है वही रहेंगे, क्योंकि इसमें ना तो H+ आयन है ना OH आयन है। अच्छा, पहले ही हो गया था क्या? फिर क्या है यार अमन, तो इसको भी pH 3 पर कन्वर्ट करो। pH 3 पर, उसके लिए KMnO4 की रिएक्शन लिखो, उसमें H+ आयन भी आएगा, 8H+ आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, फिर सॉल्व करना, हो जाएगा। नेक्स्ट, 35 के अलावा 27, ये भी हो गया था बेटा लास्ट टाइम। डी बाई, क्वेश्चन नंबर 27 बता देता हूं यार थोड़ा। डी/dt दे रखा है, इससे एंट्रोपी चेंज निकल के आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF2 वोल्ट दे रखा है, इससे डेल्टा जी भी आ गया, फिर डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। नेक्स्ट,
नेक्स्ट बोलिए। अच्छा, रूपकथा कहना जेई मेंस में कंडक्टिविटी के अलावा बाकी सारा डिस्कशन हो गया। और बोलिए। बहुत बढ़िया आदर्श, जल्दी से डाउट्स है तो पूछो भैया। जेई मेंस, जेई मेंस में कोई डाउट मुझे लग नहीं रहा है। जबरदस्ती मत पूछ लेना। ये 5101 में भी था। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, सब तुम्हें भी पता है। डाइफ्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है, नेचर का है। सबसे ज्यादा अल्फा उसका होगा, सबसे ज्यादा आयंस उसमें होंगे, तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा डाइफ्लोरो एसिटिक एसिड की होगी। 50 नहीं बता रहा। रिहान, बहुत आसान है। एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट्स निकालो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। चलो, जेई एडवांस, जेई एडवांस्ड। क्वेश्चन नंबर 1, ट्वेंटी 23 का क्वेश्चन है जी। पूछा क्या जा रहा है? इंटरसेप्ट और स्लोप का रेशियो बताना है। कर्व किसके बीच में प्लॉट हो रहा है? 1/λm वर्सेस और आंसर के की टर्म्स में आ रहा है। अब ऑप्शन के की टर्म्स में तो समझ जाओ, अल्फा पिक्चर में आएगा। के इक्वल्स टू क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा क्या होता है? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। कुछ नहीं करना है, केवल रीअरेंजमेंट है, केवल रीअरेंजमेंट है। के इक्वल्स टू सी, ये रेश यहां पुट कर दो, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसको रीअरेंज करो, आंसर आ जाएगा। इसको रीअरेंज करो, आंसर। यानी ये आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो भाई। केवल रीअरेंज करने वाली बात है, ढंग कैसे रीअरेंज करना है, कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, ये लेंदी क्वेश्चन है, ये लेंदी क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में m प्लस n प्लस p की वैल्यूज निकालनी है। यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ UM YP, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये UMYP ये आयोनाइज होगा तो m टाइम्स लैम्डा m ऑफ, ये सब मोलर ही है, इनफाइनाइट ऑफ U प्लस
P टाइम्स लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ y, और ये डेटा हमें दे रखा है 250। दूसरी इक्वेशन बनेगी लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ v m x n विच इज m टाइम्स लैम्डा m v, ये ध्यान रखना u है, इनफाइनाइट प्लस n टाइम्स x इनफाइनाइट, ये दे रखा 440। अब प्रॉब्लम ये कि एक और सब्सटेंस है ZM XN, और इसके लिए डेटा जो है हमें ग्राफिकली दे रखा है साहब। तो क्या करना पड़ेगा आपको, उस कर्व स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से उसका इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? आपको ZMXN के लिए ये इक्वेशन दे रखी है समथिंग लाइक दिस। इसमें थोड़ा डेटा देख लेना, ये डेटा कुछ इस तरह से दे रखा है। थोड़ा मुझे ये ग्राफ जो यहां बनाया हुआ है उसमें थोड़ा डाउट है, वो सही दिख नहीं रहा है। बट ठीक है, इक्वेशन बनानी है वो तो हम बना ही सकते हैं। यहां से इक्वेशन जो आ रही है, स्लोप, हाँ ये डेटा लिख लेना, ये 0.01 है, ये 0.04 है, ये 339 और ये 336। तो यहां से ये इंटरसेप्ट जो आएगा दैट इज लैम्डा m इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू आ रही है 340। ये निकाल लेना आप, यानी एक और इक्वेशन यहां से बनेगी 340 m लैम्डा z इनफाइनाइट प्लस n लैम्डा x इनफाइनाइट, राइट। और ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। अब यहां वेरिएबल क्या है, m n और p, राइट। तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, ये सारी वैल्यूज दे रखी है आपको। ये सारी वैल्यूज दे रखी है 1 u v x y z। x रिपीट हो रहा है, यहां पर x रिपीट हो रहा है। ये पांचों वैल्यूज आपको दे रखी है, इनको पुट कर दो, हो जाएगा काम। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, देखो मैं आपको बता दूं। नवदीप तुम्हारा आंसर बिना ग्राफ के कैसे आया, आई डोंट नो, आई डोंट नो कैसे आया, क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, तो तीन इक्वेशन तो चाहिए। बिना तीन इक्वेशन के कैसे आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 4, 70% efficient hydrogen oxygen fuel cell working under standard condition, ये दे रखा है। द वर्क derived from the cell on the consumption of, यानी बेटा 1 मोल हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 शायद मुझे लग रहा है पहले ही हो गया। अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा जी इक्वल्स टू
-2 इंटू 96,500 इंटू 1.23, ये तब है जब 1 मोल है, ये तब है जब 1 मोल है, तब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10⁻³ मोल, और एफिशिएंसी 70%, तो 0.7। इसको एनसीवी डेल्टा टी के बराबर कर दो, आंसर डेफिनेटली आएगा। सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन दे रखा है। और बोलिए। अमन क्या लिखा, नहीं समझ में आ रहा। देखो बेटा, कंडक्टिविटी के क्वेश्चन आते हैं। 2023 में भी कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आया, 2022 पे भी आया, 2020 में भी कंडक्टिविटी पर क्वेश्चन आया, और बोलिए डाउट्स। 2017 में भी वापस आया, 2015 में भी आया, 2013 में भी आया, 13। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, x और y का जो लैम्डा एम इन्फानेट का डेटा है वो बराबर है। तो दोनों तरफ अगर h प्लस एड भी कर दिया जाए तो क्योंकि इन्फानाइट डाइल्यूशन है, तो लैम्डा एम इन्फानाइट ऑफ एच एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एम इन्फानाइट ऑफ एच वाई। पूछा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, लैम्डा एम दोनों के ऑफ एच एक्स अपॉन लैम्डा एम ऑफ एच वाई, दोनों की कंडक्टिविटी का रेशियो कितना है, 1/10। सिंस ये लैम्डा एम है तो ये वैल्यू अल्फा इंटू लैम्डा एम इन्फानाइट ऑफ एच एक्स अपॉन अल्फा इंटू लैम्डा एम इन्फानाइट ऑफ एच वाई, और ये वैल्यूज बराबर है, कैंसिल आउट हो गई। तो यहां से दोनों के अल्फा का क्या पता चल गया, रेशियो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। अब आपको के का रेशियो निकालना है, तो k1 इक्वल्स टू C1 अल्फा 1 स्क्वायर, Ka2 इक्वल्स टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर। रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, और बोलिए बेटा जल्दी से। 14th अभी होल्ड करो, 14th बाद में बताऊंगा। 15th का अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है।
कोई बाद में 14th बाद में बताऊंगा। चलो आज के लिए यही करते हैं, फिर उसके बाद सर एडवांस के क्वेश्चन करके मजा आ जाता है, बहुत बढ़िया घर। और देखो जिसको एडवांस के क्वेश्चन करके मजा आएगा ना, इंटरेस्ट आना चाहिए बेटा, जिसको इंटरेस्ट आएगा आईआईटी में वही जाएगा। अगर किसी को भी लग रहा है सर बर्डन की तरह लोगे ना, वही वाली बात है बेटा, मुश्किल होगी लेकिन फिर भी एक इच्छा होती, करूंगा, करके रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वो जिद कह दो, पैशन कह दो, प्यार कह दो, सब एक ही मतलब है। तभी ये क्वेश्चन होते हैं, करने में मजा आना चाहिए। नहीं हो तो ऐसा नहीं कि नहीं हो तो क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं होगा, ये थॉट होना चाहिए, मेरे से क्यों, कैसे नहीं होगा, होगा। और ये दिमाग में रखो, टाइम ज्यादा लग सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट वो होके जरूर रहेगा। आईआईटी में इससे भी ज्यादा लोड होगा। रुचि तो आईआईटी में जाके देखना है रहा, अपन केवल प्री आईआईटी की बातें करते हैं, उसके बाद तुम सब बड़े बड़े लोग हो जाते हो, फिर सब तुम खुद डिसाइड करना। अर्चित बेटा देखो, इनऑर्गेनिक और ये हाँ एफर्ट्स चाहिए, क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, एक बार पढ़ लिया फिर रिवीजन इतना नहीं चाहिए होता है, याद रहती चीजें, कॉन्सेप्ट याद रहता है, बट जो फैक्ट्स होते हैं ना उनको तो बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बिल्कुल, वो लॉग ले लोगे तो वो डिफरेंस आ जाएगा, यहां पर दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो डिफरेंस भी आ जाएगा, लॉग pk1 माइनस pk2 आ जाएगा। अब वापस आ जाते हैं, लास्ट टाइम कहां पर थे भाई। तो लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन था वो क्या था, कि जब एक सॉल्यूशन वेपराइज होता है तो वेपर्स जो बनती है, वेपर्स में ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो सकता है कभी ए का ज्यादा हो, कभी बी का ज्यादा हो, लेकिन अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो वेपर्स के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर ए के मोल फ्रैक्शन से ज्यादा होगा, और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर्स में कम होगा, लिक्विड में ज्यादा होगा। यानी YA हमेशा एक्स से ज्यादा होगा अगर ए इज मोर वोलेटाइल, अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो। अमन सर, बेसिक सॉल्यूशन लाइक NaOH में भी लेस पीएच पर ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। NaOH है तो कंडक्टिविटी ज्यादा ही होगी, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, Na+OH आयन देगा अमन, तो कंडक्टिविटी तो ज्यादा होगी होगी। ये विशाल ने क्या लिखा, रिलेशनशिप बिटवीन रोल्स रॉय एंड डाल्टन्स लॉ तक हुआ था। रोल्स रॉय कहां से आ गई भाई, राउल्स लॉ को तुमने रोल्स रोल्स रॉय बना दिया। विशाल 100 साल बाद ऊपर जाओगे ना, कि राउल्स मिलेगा फिर देखना। तो यहां तक हमारा डिस्कशन हो चुका था। वैसे ये वो क्या बोलते हैं, ये बड़ा वो हो गया ना, राउल्स लो रोल्स रॉयस, राउल्स लो रोल्स रॉयस, फटाफट क्या बोलते हैं इनको, मेरे को टंग ट्विस्टर। हाँ, राउल्स लो रोल्स रॉयस, राउल्स लो
रोल्स रॉयस, राउल्स लो, रोल्स रॉयस। चलो बोल के दिखाओ फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, मैं तो स्लो बोल रहा था। बोला आप लोगों ने? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तब हो जाता है यार। ये राइस, कोई लिख रहा राइस, वह राइस नहीं, रोल्स रॉयस। यार सुनाई तो नहीं दिया मैंने, थोड़ा तेज बोलो तो शायद तुम लोगों की सब एक साथ बोलोगे तो सुनाई दे दे। सर 100 साल कोई नहीं निकाल पाएगा, नहीं नहीं, इस बार मैंने न्यूज पढ़ी अभी, कुछ एक जगह कहीं अखबार में पढ़ा था कि कुछ टाइम के बाद इंडिया में भी बहुत सारे लोग अबव 100 ईयर्स के होंगे। ये देख, ये दिमाग लगा रहा है, RLRR RLRR हैं। चलो अब इस पर आ जाते हैं, लेकिन अब यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर रहा हूं। ये सारा डिस्कशन हो गया, ये हमें समझ में आ गया कि वेपर की कंपोजिशन अलग होगी, सॉल्यूशन की कंपोजिशन कुछ और होगी, वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर ए के मोल फ्रैक्शन से ज्यादा होगा, लेकिन हाँ ये सब तब है एट इक्विलिब्रियम। अब डाउट क्या आता है उसकी बात करते हैं। जो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था उसमें यह था कि हमने ए का 1 मोल और बी के 3 मोल्स को मिक्स किया था, इसका 1 और इसके 3 मोल्स, राइट, और इनको हमने फिर वेपराइज किया। अब ये जो मोल्स है वो तो इनिशियली मिक्स किए हमने, अब हमें पता है कि जब तक इक्विलिब्रियम आएगा यहां से कुछ मोल्स ए के वेपराइज हो जाएंगे, कुछ बी के भी वेपराइज हो जाएंगे, और वेपर के अंदर भी ए और बी के कुछ मोल्स होंगे। और ये जो फॉर्मूला हम यहां लिखते हैं YAPT=XAPA0, ये कब लिखते हैं? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाए, यानी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये XA YA क्या है, कब के मोल फ्रैक्शन है? तो ये तो इक्विलिब्रियम पर ए के मोल फ्रैक्शन है वेपर में और लिक्विड में। और जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने इस XA की जगह क्या पुट कर दिया? 1/4 पुट कर दिया, जबकि XA 1/4 तो इनिशियली है, इनिशियली इसका मोल फ्रैक्शन 1/4 है। जब ए वेपराइज हुआ तो कुछ बी भी वेपराइज हुआ, और एट इक्विलिब्रियम अब लिक्विड के अंदर इसका 1 मोल नहीं बचा होगा, ना इसके 3 मोल बचे होंगे। तो एट इक्विलिब्रियम क्या इनके मोल फ्रैक्शन वही होंगे जो इनिशियल मोल फ्रैक्शन है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ए वेपर्स में ज्यादा जा रहा था, बी उतना नहीं जा रहा था, क्योंकि ए इज मोर वोलेटाइल। तो लिक्विड के अंदर ए के जो मोल्स होंगे वो कुछ और होंगे, बी के भी कुछ और होंगे। तो यहां पर हमने इस XA की जगह इनिशियल मोल फ्रैक्शन पुट कर दिया, जबकि लॉजिक क्या कहता है कि ये कब का मोल फ्रैक्शन होना चाहिए? एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर ए का मोल फ्रैक्शन तो फिर 1/4 नहीं होगा। कुछ बात समझ में आई? क्या गलती हमने की वो समझ में आई, हाँ या नहीं आई? बताइए। कमेंट आना लगता है बंद हो गया यार, नहीं सुन रहे हो? इतनी देर से ये समझाया और अब सप्तांशु पूछा कि 1/4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वाह, इतनी देर पता नहीं क्या समझा रहा था, है? तो हमने तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, और XA की जगह जो कि इक्विलिब्रियम पर लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन है,
और इक्विलिब्रियम पर लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो 1/4 नहीं होगा, क्योंकि 1/4 तो इनिशियल मोल फ्रैक्शन है। तो यहां पर तो हमें इक्विलिब्रियम पर ए का मोल फ्रैक्शन पुट करना चाहिए। तो अब क्या करें साहब? शुभम कह रहा है कि सर वो इसी रेशियो में ही वेपराइज हो रहे होंगे, इसीलिए मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो इसी रेशियो में वेपराइज होते तो वेपर की कंपोजिशन और लिक्विड की कंपोजिशन फिर वही होती, फिर वो चेंज ही नहीं होती। लेकिन ये हमें पता है कि वेपर की कंपोजिशन कुछ और है, लिक्विड की कंपोजिशन कुछ और है, तो यहां पर मोल्स फिर उसी रेशियो में तो नहीं रहेंगे। अच्छा, अब यहां पर एक क्या लाइन में बोल दूं जो कि लॉजिकल हो, जिससे यही आंसर जो हमने निकाले थे वो सही हो जाए। इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था तो y a की वैल्यू आई थिंक निकाली थी 0.4, yb की वैल्यू निकाली थी 0.6। तो ऐसा क्या एक स्टेटमेंट दे दिया जाए जिससे यही आंसर सही हो जाए, और वो स्टेटमेंट भी लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं। क्या ऐसा स्टेटमेंट हम यहां पर दें जिससे ये आंसर्स जो हमने निकाले थे, इक्वेशन कर चुके हम, वो सही हो जाए। ये नहीं कि मान लो सर उसी रेशियो में वेपराइज हो रहे हैं, या मान लो वो उसी रेशियो में रह रहे हैं। ये कोई लॉजिकल अप्रोक्सीमेशन नहीं हुआ। सबका मोल फ्रैक्शन कभी 1 नहीं हो सकता निखिल। मोल फ्रैक्शन का सम ही 1 होता है। हाँ, अरविंद, अमन ने कुछ लिखा है, निखिल ने भी लिखा है। यस, ये आंसर तब वैलिड होगा जब हम ये कह दें कि यहां से जो वेपर्स बन रही है ना वो बहुत कम है। मतलब यू मान लो कि यहां पर बहुत कम स्पेस है, तो थोड़ी सी वेपर्स बनी और सिस्टम किस स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम पर। तो अगर थोड़ी सी वेपर्स बन रही है तो कह सकता हूं कि इसके 1 मोल में से जो वेपराइज हुए होंगे वो बहुत कम होंगे, इसके मोल्स भी जो वेपराइज हुए होंगे वो बहुत कम होंगे। तो अभी भी इक्विलिब्रियम पर इसके 1 और इसके 3 मोल्स मान सकते हैं। यानी ये आंसर सही हो सकता है अगर हम ये कह दें कि बहुत कम अमाउंट लिक्विड की वेपराइज हुई है। उसके लिए कंटेनर में लिक्विड के ऊपर बहुत कम स्पेस होनी चाहिए, थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए लिक्विड के अंदर, तब आपका ये आंसर सही हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ना, समटाइम्स उसकी लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ इनिशियल वेपर्स फॉर्म्ड, इनिशियल वेपर्स। अच्छा, ये बता दूं मैं आपको, आप कंपोजिशन तभी निकाल पाओगे जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा। तो इनिशियल वेपर मतलब थोड़ी सी वेपर्स बनी और सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया, उसकी कंपोजिशन बताओ। या कभी कभी लैंग्वेज ऐसी भी होती, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल ऑफ वेपर फॉर्म्ड। फर्स्ट बबल से मतलब एग्जैक्टली एक नहीं है, फर्स्ट बबल से मतलब इनिशियली थोड़े बहुत, और सिस्टम किस स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम में। तो इस तरह की लैंग्वेज भी यहां पर होती है। तो इन दैट कंडीशन जो ये आंसर हमने निकाला है वो सही हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि सर अल्टीमेटली आंसर तो वही रहा ना, अब हमें क्या फर्क पड़ता है ये स्टेटमेंट बोलो या ना बोलो, हमें तो आंसर से मतलब है, आंसर तो हमारा वही आएगा, ये बताने की क्या जरूरत थी। तो अब मैं आपको बता दूं, हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पर ये मोल फ्रैक्शन 1/4, 3/4 पुट नहीं करने वाले, ये नहीं पुट करने वाले, ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो वो क्वेश्चंस क्या होंगे वो अब मैं आपको समझा रहा हूं। सोचो, अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर की साइज जो थी पहले ये यहां तक ही थी, अब मैंने इस कंटेनर की साइज को बढ़ा दिया साहब। क्या होगा, अब कुछ और लिक्विड वेपराइज होगा और थोड़ी देर के बाद वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, राइट। फिर मैंने मेटल प्लेट को थोड़ा और ऊपर रख दिया, कंटेनर की साइज को और बढ़ा दिया, फिर और सॉल्यूशन वेपराइज होगा, और अब अच्छा खासा सॉल्यूशन वेपराइज हो चुका है। तो यहां पर आप मोल फ्रैक्शन 1/4 और 3/4 यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन
अगर आप यहां पर मेटल प्लेट को रखोगे तो कंपोजिशन कुछ और होगी, यहां रखोगे तो आंसर कुछ और होंगे, यहां रखोगे तो आंसर कुछ और होंगे। तो हमारे पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अगर मैं मेटल प्लेट को यहां 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 रख रहा हूं तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी से समझाता हूं आपको कि हो सकता है क्वेश्चन में आपको यह कह दिया जाए कि मेटल प्लेट को हमने इतना ऊपर रख दिया कि ए के 0.5 मोल्स वेपराइज हो गए। ए के कितने मोल्स वेपराइज हो गए? 0.5 मोल्स। हां, बी के नहीं दे रखे, केवल ए के कितने वेपराइज हुए। तो क्या ऐसा कह दूं ए के 0.5 मोल्स वेपराइज हुए तो बी के भी 0.5 हुए होंगे? नहीं बता सकते भाई। हमें इतना पता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए के 0.5 हुए हैं। तो अब आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। मान लो बी के कितने हो गए, कुछ वेरिएबल मान लो कि बी के एन बी मोल्स वेपराइज हो गए। तो अब वेपर में ए के कितने पहुंच गए? 0.5। बी के कितने पहुंच गए? एन बी। अब इन इक्वेशंस में आपको ये सारा डेटा पुट करना पड़ेगा। कैसे पुट करना पड़ेगा मैं हिंट बता रहा हूं आपको। वेपर के अंदर ए का मोल 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 0.5 प्लस एन बी इंटू पीटी। बचे हुए लिक्विड में ए का मोल 0.5, बचे हुए लिक्विड में टोटल मोल्स, इन दोनों का सम करना पड़ेगा 0.5 प्लस 3 माइनस बी, तो 3.5 माइनस एन बी इंटू पी ए नॉट। जो क्वेश्चन मैंने दिया था आई थिंक उसमें पी ए नॉट की वैल्यू कितनी थी? 20। अभी मैं पी ए नॉट ही लिख देता हूं, सॉल्व नहीं करना हमें। ये एक इक्वेशन बनी है। ऐसी इक्वेशन आप वाई बी नॉट के लिए भी बनाओगे। वाई बी पी टी इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट के लिए भी बनाओगे और फिर उनसे एन ए की वैल्यू निकल के आएगी। और एन ए की तो पता है, एन बी की वैल्यू निकल के आएगी। जब वो एन बी पुट कर देंगे तो वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा, रिमेनिंग लिक्विड के अंदर भी ए का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये तब है जब ए के 0.5 मोल्स वेपराइज हो रहे हैं। ए के 0.6 होंगे तब आंसर कुछ और होगा, 0.7 होंगे तो कुछ और होगा, 0.8 होंगे तो कुछ और होगा। समझ में आ रही बात? अभी क्वेश्चन दूंगा मैं और डेटा डिफरेंट होंगे, लेकिन अप्रोच समझ में आनी चाहिए। इक्वेशन कैसे बनेगी? मैंने एक ही इक्वेशन बनाई है, आपको एक और दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। वाई बी इक्वल्स टू, जैसे यहां पर क्या लिखोगे? वाई बी इक्वल्स वाई, वेपर के अंदर बी का मोल फ्रैक्शन एन बी प्लस 0.5 एन बी। ये आपको इक्वेशंस बना के और उनको सॉल्व करना पड़ेगा साहब। लेकिन सोचो इसी तरह से मैंने मेटल प्लेट को और ऊपर उठा दिया और एक ऐसे लेवल पर लेके चले गए कि एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची है। एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची, राइट? अब मुझे ये बताओ, जब ये लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची है तो क्या इस लास्ट ड्रॉप की कंपोजिशन वही होगी जो इनिशियल लिक्विड की कंपोजिशन होगी? 1/4 3/4 नहीं होगी। इनिशियल कंपोजिशन तो नहीं होगी। तो क्या मैं इस लास्ट ड्रॉप की कंपोजिशन बता सकता हूं? मतलब इसमें हमें एक्स से एक्स बी फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पर आपको क्या पता है? अगर एक्स से एक्स भी निकालना है तो इस पॉइंट पर हमें क्या पता है? जब एक लास्ट ड्रॉप यहां पर बची, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ए वेपराइज हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा बी वेपराइज हो चुका है, मतलब 1 मोल ए का ऑलमोस्ट वेपराइज हो चुका है, 1 मोल बी का ऑलमोस्ट वेपराइज हो चुका है। तो वेपर में ए का 1 और बी के कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। ए का 1 और बी के 3 मोल्स हैं, मतलब वाई बी पता है 1/4 और 3/4, यानी जो इनिशियली एक्स से एक्स बी था वो अब आपका क्या हो गया? वाई बी।
और उस वाई ए वाई बी को पुट करके आप एक्स से एक्स भी निकाल सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन हमने किया भी था। मतलब तीन तरह के क्वेश्चंस यहां पर हो गए। अब तीन तरह के कौन से? एक, जब थोड़ी सी वेपर्स बने तब हमें एक्स से एक्स भी पता होगा, उससे हम वाई ए वाई बी पीटी निकाल सकते हैं। एक लास्ट वाला, जब लास्ट ड्रॉप बची होगी उस मोमेंट पर हमें वाई ए वाई बी पता होगा, उससे हम रिवर्स में आके एक्स से एक्स भी निकाल सकते हैं और पीटी भी निकाल सकते हैं, पीटी भी निकाल सकते हैं। और एक इंटरमीडिएट वाला, इंटरमीडिएट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे ए के 0.5 मोल्स वेपराइज हो गए, या बी के 0.5 मोल्स वेपराइज हो गए, या बी के 1 मोल वेपराइज हो गए, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। यस, ये इंटरमीडिएट लेवल के लिए कैलकुलेशन अच्छी खासी करनी पड़ेगी। और मैं बता दूं आपको, देखो जेई में इस तरह का क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं आया है जेई एडवांस में, और ये जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। आएगा तो जरूर, आएगा जरूर, ये मान के रखना। वो कब आएगा, खैर ये प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल काम है, बट डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर चांसेस जो है ना इसके बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो सब तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं। यह बचा हुआ है अभी तक। तो चलिए अब मैं इसी पर क्वेश्चन दूंगा, तीनों पार्ट पर, तीनों पार्ट पर मैं क्वेश्चन दूंगा। 1 मोल each of liquid A and B are mixed, given PA naught 75, PB naught 25 torr. Find YA, YB and PT when first bubble of vapor is formed. XA, XB, YA, YB and PT when 0.5 mole A is vaporized. And XA, XB, YA, YB and PT when last drop of liquid is left to vaporize. बिल्कुल अमन, ऐसा ही हो। दिव्यांशु करके देखना एक्स से जीरो होता है या नहीं होता है, लास्ट ड्रॉप में एक्स से जीरो होता है या नहीं होता है, अभी कैलकुलेट करके देखना, सब समझ में आ जाएगा। अगर वाई ए वाई बी जीरो नहीं है तो एक्स ए एक्स भी जीरो नहीं होंगे बेटा। इक्वेशन में एक्स ए भी है, वाई ए भी है, तो कोई भी एक टर्म कभी जीरो हो ही नहीं सकती। इसीलिए लास्ट ड्रॉप में भी ए और बी दोनों होंगे। वंश, वंश तुमने कुछ पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है पहले? क्यों वंश, जेई से रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है? 11th-12th में कुछ कोचिंग की अभी तक तुमने या नहीं की, पहले ये बताओ।
फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जी। निखिल का भी आ गया, रूप कथा का भी आ गया, नीरज का भी आ गया, अमन का भी आधा तो आ गया, दिव्यांशु का भी आ गया। दीपक बेटा, वाई ए कभी 1.5 नहीं हो सकता। मोल फ्रैक्शन है ये, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। प्रिया का भी सही है, हार्दिक का भी सही है, सम्यक आंसर गलत है। कैलाश सही ऑर्डर में आंसर लिखो। आंसर सही है बट ऑर्डर मुझे लग रहा है गड़बड़ है। जिस अमन सही है, सृष्टि सही है, आर्यन सही है, प्रिया सही है। नैतिक बेटा, तुम ना क्वेश्चन करो, इधर उधर की बातें ही तुम्हें ज्यादा समझ में आती है। तो तुम्हारे लिए एक ही चीज बता दूं, तुम काम पर कम फोकस करते हो, इधर उधर की बातों में ज्यादा दिमाग लगाते हो। कौन से चैप्टर हाई वेटेज वाले हैं, बस तुम्हें लगता है यही फालतू जो पढ़ रहे हैं, बाकी सब वेट। तो तुम्हारे लिए तो यही स्टेटमेंट दूंगा कि तुम फोकस जो है ना थोड़ा सही करो अपना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अपना दिमाग कम लगाओ इधर उधर की बातों में। सेकंड पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट ओवर, सेकंड पार्ट का आंसर केनी का आंसर सही है, रिहान का भी सही है। ये दीपक 75/2, 25/2, ये क्या है भाई दीपक? 37.5, 25/2 मतलब 12.5, ये मोल फ्रैक्शन। अरविंद सही है। अब सेकंड पार्ट पर आ जाओ बेटा, फर्स्ट पार्ट ओवर। फर्स्ट पार्ट बड़ा सिंपल ही था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैंने ठीक है दे दिया एक साथ। तो फर्स्ट पार्ट में तो वैसे भी ज्यादा कुछ करना नहीं है, 1 मोल ईच मतलब एक्स से एक्स भी पता है, एक्स ए 0.5, एक्स बी 0.5, वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल्स टू एक्स ए अपॉन एक्स बी इंटू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट विच इज 3/1। तो यहां से वाई ए की वैल्यू आ जाएगी 3/4, वाई बी की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और पी टी जो है वो आपको निकालना है, वो बहुत आसानी से ही आ जाएगा। फॉर्मूला चलो मैं लिख देता हूं एक बार और, एक्स से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट विच इज नथिंग बट 50।
2/3 1/3 स्वपन का आंसर आया है। अर्चित का सही लग रहा है, अर्चित सही है। अर्चित थर्ड पार्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। बिल्कुल सही, रूप कथा आंसर सही है। देवज्ञ 5/9 4/9 नहीं आएगा। निखिल 75 नहीं आएगा। प्रेशर 75 हो ही नहीं सकता बेटा। प्रेशर पीटी हमेशा 75 से 25 के बीच में ही रहेगा। चलिए करते हैं। सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो सेकंड पार्ट में इक्वेशन क्या बनेगी? ए के 1 मोल थे जिसमें से 0.5 वेपराइज हो गए, तो वेपर में भी ए के 0.5 मोल्स है, ठीक है। लेकिन बी के कितने वेपराइज हुए वो नहीं पता, तो बी के मान लेते हैं एन बी मोल्स वेपराइज हुए। एक्स वाई इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो फॉर्मूले ना उसमें एक्स वाई की टर्म्स है, इसीलिए यहां पर मैंने एन बी लिखा है ताकि क्लियरली समझ में आए। नीरज का आंसर सही है, निखिल का भी अब सही है। अब यहां पर इक्वेशंस बनाते हैं, चलिए। इक्वेशंस अगर मैं बनाऊं तो बी एक वाई ए, ध्यान रखना वाई ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं 0.5 प्लस एन बी इंटू पी टी इक्वल्स टू एक्स ए के लिक्विड में मोल्स डिवाइडेड बाय लिक्विड में टोटल मोल्स इंटू पी ए नॉट विच इज 75, विच इज 75। कौन सा फॉर्मूला लगाया? वाई ए पी टी इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट। उसी तरह से वाई बी पी टी वाला फॉर्मूला भी लगेगा। वेपर के अंदर बी का मोल फ्रैक्शन एन बी डिवाइडेड बाय वेपर में टोटल मोल्स 0.5 प्लस एन बी इंटू पी टी। वेपर के अंदर सॉरी लिक्विड के अंदर बी के मोल्स 1 माइनस एन बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1.5 माइनस एन बी इंटू 25। दोनों का क्या ले लें? रेशियो। रेशियो लेने पर क्या होगा? पीटी वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये डिनोमिनेटर वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या? 0.5 डिवाइडेड बाय एन बी। इधर क्या बचेगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन बी इंटू 3/1। 0.5 कैंसिल,
0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस एन बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स एन बी, तो एन बी की वैल्यू आ जाती है 0.25, यानी ए के 0.5 मोल्स वेपराइज होंगे तब तक बी के 0.25 वेपराइज होंगे। तो बी के मोल्स कितने आ गए? 0.25। तो यहां पर बी के मोल्स कितने बचे? 0.75। अब आप यहां पर एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी निकाल सकते हो। वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल 0.75 यानी 2/3, तो वाई बी की वैल्यू आ जाएगी 1/3। बचे हुए लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए की वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाय 1.25, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज 0.4, 2/5 कह सकते हो, तो एक्स बी इक्वल्स टू 0.6। और पीटी निकाल सकते हो अब यहां पर, तो इस पीटी की वैल्यू एक्स से पता है, एक्स भी पता है, तो पीटी निकाल लीजिए। पीटी का आंसर आ जाएगा 45। क्या बड़ी बात है भाई, दो इक्वेशन बनानी, रेशियो लेना है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कहां गड़बड़ हो रही थी? कहां गड़बड़ हो रही थी बताओ मुझे। क्या ये इक्वेशन नहीं बना सकते हम? इतनी सी इक्वेशन। बेटा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की सोच रहा है ना, जिसे कोडिंग करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बेटा ऐसी इक्वेशन नहीं, वहां पता नहीं कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी ना तुम्हें। हर चीज की मैथमेटिकल पता होनी चाहिए, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर में की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। थर्ड पार्ट, ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पर आ जाइए। थर्ड पार्ट में वाई ए पता ही है, वाई ए 1/2, वाई बी 1/2, यानी जो इनिशियली एक्स ए एक्स बी थे वो अब आपके हो गए वाई ए वाई बी, क्योंकि लास्ट ड्रॉप बची तो ऑलमोस्ट ए पूरा वेपराइज हो चुका है, पूरा बी भी ऑलमोस्ट वेपराइज हो चुका है, तो वेपर में अब ए के भी 1 मोल, बी के भी 1 मोल, तो वाई ए वाई बी 1/2 1/2। रिवर्स में आके एक्स ए एक्स बी निकाल लो, 1/2 1/2 इक्वल्स टू एक्स ए अपॉन एक्स बी 75/25। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1, तो यहां से एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। और एक्स से एक्स भी पता चल गया, पीटी निकाल लो 37.5। यानी लास्ट ड्रॉप में भी अभी एक्स से है, अच्छा खासा है 25%। लास्ट ड्रॉप में भी अभी भी एक्स से है, और ऐसा नहीं थोड़ा सा, 25% है। आ रहा हूं हर्षित, उसी पर आ रहा हूं। अब मैं ये जो सारे रिजल्ट्स है ना, उनको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लेता हूं, क्योंकि इन रिजल्ट से बहुत कुछ समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के डेटा, इस क्वेश्चन के आंसर्स तक सारे आपको याद हो जाने चाहिए। सारे, यानी क्वेश्चन में डेटा क्या थे, इस फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर, वो सब आपको याद हो जाने चाहिए। क्यों? उससे हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे ये जो क्वेश्चन था, ये कह सकते हो आप 3 पार्ट थे इसके, एक्स ए एक्स बी, वाई ए वाई बी और पीटी। इनिशियली एक्स ए था 0.5, एक्स बी भी था 0.5, ये आया 0.75 और ये आया 0.25, और टोटल प्रेशर 50। ये फर्स्ट पार्ट के सारे आंसर है। सेकंड पार्ट के आंसर्स की अगर हम बात करें, तो सेकंड पार्ट में ये रह गया 0.4, ये आ गया 0.6,
ये वैल्यू 2/3 विच इज 0.66, लगभग ये 0.233 और ये 45, राइट। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो ए का मोल फ्रैक्शन जो बचा हुआ है वो 0.25, ऑब्वियसली ये 0.75, ये वैल्यू 0.5, वाई बी 0.5 और ये 37.5। ये तीनों जो हमें यहां पर तीन पार्ट्स जो दिख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट यूं कह दो जब थोड़ी सी वेपर्स बनी है। ये पिस्टन यहां था फर्स्ट पार्ट में, ये पिस्टन यहां, ये मान लो यहां आ गया, और थर्ड पार्ट में ये पिस्टन कुछ यहां आ गया। सबसे पहले अगर हम देखें तो जब ये पिस्टन यहां कहीं था, जब थोड़ी सी वेपर्स बनी थी, तब टोटल प्रेशर कितना था 50, ये वाला। जब आपने पिस्टन को थोड़ा और ऊपर उठा दिया, प्रेशर हो गया 45। फिर जब लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची, तब पिस्टन की प्रेशर कितना हो गया 37.5। मतलब इनिशियली जब थोड़ी सी वेपर्स थी, तब अंदर का वेपर प्रेशर था 50। जब आपने मेटल प्लेट को थोड़ा और ऊपर उठा के रख दिया, तो जैसे ही ऊपर उठाओगे, ऐसा नहीं लिक्विड वेपराइज नहीं होगा, लिक्विड वेपराइज होगा, सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम पर आएगा। लेकिन अब इक्विलिब्रियम पर जब सिस्टम आएगा तो वेपर प्रेशर अब 50 नहीं होगा, 45 होगा। जबकि यही अगर आपने एक कंटेनर जिसमें कोई प्योर लिक्विड है, मान लो पानी है H2O, और इसका वेपर प्रेशर है 50 टोर, अगर मैं इस मेटल प्लेट को उठा के यहां से यहां रख देता हूं, तो पानी वेपराइज होगा और वापस प्रेशर कितना हो जाएगा 50 टोर ही होगा। मेटल प्लेट को और ऊपर उठा दूंगा, फिर पानी वेपराइज होगा। कब तक वेपराइज होगा? जब तक प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। यानी यहां पर भी प्रेशर 50 टोर, मेटल प्लेट को थोड़ा और ऊपर उठा दो तब भी 50 टोर। मतलब हमेशा प्रेशर वही रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। लेकिन इन केस ऑफ सॉल्यूशन, जब आप एक सॉल्यूशन की बात करते हो, तो अगर थोड़ी सी वेपर्स बनी है तो प्रेशर कुछ और है, वेपर की क्वांटिटी बढ़ गई तो प्रेशर कुछ और है, और ज्यादा हो गई तो प्रेशर कुछ और आ गया, और वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है। यहां प्रेशर सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। क्यों ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि रिमेनिंग सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है। 0.5, 0.4, 0.25। तो जो पीटी होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। तो जैसे जैसे एक सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है, सॉल्यूशन वेपराइज जब हो रहा है, तो जो बचे हुए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि ये जो एक्स वाली टर्म है ना, ये कम हो रही है। हाँ, एक डाउट आता सर, एक्स से कम हो रहा तो क्या हुआ? एक्स से प्लस एक्स बी का सम तो 1 है, तो जितना एक्स से कम होगा एक्स भी बढ़ेगा, तो फिर तो इसे कांस्टेंट रहना चाहिए। नहीं रहेगा, क्योंकि जितना ये कम हो रहा है उतना ये बढ़ तो रहा है, लेकिन ये वाली टर्म 75 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली टर्म 25 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये टर्म डोमिनेट करेगी। इसी कारण ओवरऑल पीटी जो है वो कम हो रहा है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस चैप्टर में। कुछ भी समझना अगर चाहते हैं हम, इस स्टेटमेंट के बगैर इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और बता दूं, जो जेई देते ना, उनको ये स्टेटमेंट ही नहीं पता होता है, उनको बस फॉर्मूले याद होते हैं, क्वेश्चन में पुट कर दो, आंसर आ जाता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। सीरियसली मैं बोल रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस चैप्टर का यह है कि एक प्योर लिक्विड जब वेपराइज होता है, जैसे जैसे वो वेपराइज होगा, थोड़ी क्वांटिटी वेपराइज करो या ज्यादा क्वांटिटी वेपराइज करो, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता है, वेपर प्रेशर वही रहता है। लेकिन एक सॉल्यूशन जब वेपराइज होता है, तो जैसे जैसे वो वेपराइज होगा उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। 50, 45, 37.5 वो कम होता जाएगा। यानी एज ए सॉल्यूशन वेपराइजेस, its vapor pressure decreases
because mole fraction of more volatile substance in remaining liquid decreases. जरूरी नहीं कि हमेशा ए ही ज्यादा वोलेटाइल हो, बी भी हो सकता है। अगर बी ज्यादा वोलेटाइल हुआ तो बी का मोल फ्रैक्शन कम होगा, ए ज्यादा वोलेटाइल हुआ तो ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा, जो कम वोलेटाइल होगा उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। देख सकते हो आप, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो ये 0.54 0.25 ये धीरे 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 बढ़ रहा है। अमित, पी ए नॉट कभी पी बी नॉट के बराबर नहीं होगा, दो लिक्विड है तो वेपर प्रेशर अलग अलग ही होगा। और अगर पी ए नॉट पी बी नॉट के बराबर हुआ इन सपोज मान लो, तो फिर तो कोई चेंज नहीं होगा, फिर जो मोल फ्रैक्शन है उसी रेशियो में जाएंगे, क्योंकि फिर पी ए नॉट पी बी नॉट और पी टी सब बराबर होंगे। इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी देख लेना तुम, फिर पी ए नॉट पी बी नॉट पी टी इन सब की वैल्यू बराबर होगी, एक्स से वाई ए बराबर होगा, एक्स बी वाई बी के बराबर होगा, फिर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, दो लिक्विड के वेपर प्रेशर कभी एक जैसे नहीं होते, जैसे फिंगरप्रिंट्स कभी सेम नहीं होती, रेटिना वो कभी एक जैसा नहीं होता, तो वही वाली बात। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब मैं इतना समझाऊंगा नहीं, ये चीज आपके यूं कह दो ना कि दिमाग में, खून में, नसों में घुस जानी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि एक सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है, सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है, सबके दिमाग में आना चाहिए, सर इसका वेपर प्रेशर तो कम होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी पहले 50, फिर 45, फिर 37.5 ये चेंज हो। और ये 45 भी कब आया? जब ए के 0.5 मोल्स वेपराइज हुए हैं। ए के अगर 0.6 वेपराइज होंगे तो 45 से भी कम होगा, 0.7 मोल्स वेपराइज होंगे तो और कम हो जाएगा, 0.8 मोल्स वेपराइज होंगे तो और कम हो जाएगा। अरे जुल, यही तो, इतना तो बड़ा लॉजिक बता दिया, अब पूछ रहे हो कि सर क्या लॉजिक है? लॉजिक का भी लॉजिक पूछ लेते हो भाई साहब कि ये वेपर प्रेशर क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। तो अब पूछो सर ए का मोल फ्रैक्शन क्यों कम हो रहा है? हाँ? मतलब किसी भी चीज का लॉजिक तो सर वापस इसका लॉजिक दो, फिर उसका लॉजिक दो, फिर उसका लॉजिक दो, फिर उसका लॉजिक दो। वाह गजब। समझ में आई बात? यहां रिमेनिंग लिक्विड और लिखना था, मैं खा जाता हूं कुछ कुछ वर्ड्स। इन रिमेनिंग लिक्विड सॉल्यूशन डिक्रीजेस। हाँ प्रीतम, जो तुम कह रहे हो वो भी सही बात है। डन। अब यहां पर, अब मैं इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। इवन ये भी कह सकता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि इस चैप्टर में हम क्या करना चाहते हैं, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम मेनली बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर की। तो ये हमने किसके वेपर प्रेशर की बात की? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की। अब हम बात करेंगे एक सॉल्यूशन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। एक प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो केवल वो केवल प्रेशर पर डिपेंड करता है। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 273 और 373 कब है? जब एक्सटर्नल प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन एक सॉल्यूशन का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो उसकी कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है।
ए और बी के मोल फ्रैक्शन पर भी डिपेंड करता है। और एक सॉल्यूशन जब वेपराइज होता है तो उसका वेपराइज होने का जो तरीका होता है और एक प्योर लिक्विड का वेपराइज होने का जो तरीका होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो एक सॉल्यूशन और एक प्योर लिक्विड जब वेपराइज होते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो मैं जो आपको ये बात बता रहा हूं ये आपके सीरियसली आगे इंजीनियरिंग में भी बहुत जगह बहुत काम आएगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो कहीं ना कहीं ये मान के चलो अगर कहीं आप थोड़ा सा भी इंजीनियरिंग साइड में हो, सही इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग किसी फील्ड में हो, तो ये डेफिनेटली आपके काम आएगी, ये मैं कह सकता हूं। तो हेडिंग डालिए, डिफरेंस इन वेपराइजेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड इट्स सॉल्यूशन। और दो तीन चीजें और मैं समझूंगा, यानी एक दो पॉइंट्स जो शायद आपको लगता है कि यार सर ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से आते हैं, जो जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर भी हो, वो भी मैं आपको समझाऊंगा यहां पर, वो भी समझाऊंगा। और ये बताऊंगा कि जो आपको लगता है कि हाँ ये हमें पता है, आपको समझ में आएगा सर ये तो सब गलत पता हमें। टू बिगिन विथ, वैसे ये टर्म मैं पहले भी बता चुका हूं तो इसीलिए ये तो अभी रिपीट हो रहा है, आगे और भी बहुत कुछ आएगा, ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट, कुछ याद आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट को लेके? हम्म, कितनी डेफिनेशन लिखवाई थी बॉइलिंग पॉइंट की? बॉइलिंग पॉइंट की कितनी डेफिनेशंस लिखवाई थी? बताओ जी बताओ। आयुष गलत स्टेटमेंट, कंटेनर तो हमेशा ही क्लोज्ड होते हैं। दो या तीन लिखो, डेफिनेशन लिखो शॉर्ट में। बिल्कुल सही नीरज ने लिखी है, पेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। अर्चित ने भी लिख दिया। दो ही डेफिनेशन थी। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू दी एक्सटर्नल प्रेशर। और दूसरी डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम या को एग्जिस्ट, राइट। फिर उसके बाद याद करो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 1 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन पर मेरे पास H2O है। 1 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन पर H2O किस फिजिकल स्टेट में होगा? लिक्विड गैस या लिक्विड प्लस गैस, दोनों में क्या फिजिकल स्टेट होगी H2O की? ओनली लिक्विड, ओनली गैस या लिक्विड प्लस गैस? ये सेम क्वेश्चन पूछ चुका हूं पहले भी, रिपीट कर रहा हूं।
ऋतुराज ने कहा दोनों, शुभांकर ने कहा गैस, सप्तांशु ने भी कहा गैस, नीरज ने कहा दोनों, विशाल का भी कहना है दोनों, नीरज दोनों, आंचल ओनली गैस, ये ऋतुराज ने फ्लूइड स्टेट वर्ड यूज किया है, निखिल ने लिक्विड प्लस गैस, कौशल का कहना है डिपेंड्स ऑन कंटेनर, मतलब ज्यादातर जनता को नहीं पता, जाके वापस से देखो, लेक्चर देखना है तो लेक्चर देखो, ओनली गैस, ओनली गैस। वन एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पर, 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पर both liquid and gas, only liquid, liquid plus gas, only liquid। और 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन पर लिक्विड प्लस गैस। ये मैं सब समझा चुका हूं। थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी के बाद जब हम एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं फॉर फेज चेंज, तो जिनको भी नहीं पता है वो ढंग से वापस से ये सब सुने। ये सब रिजल्ट तब समझ में आएंगे जब आप कंटेनर कौन सा लोगे जिसमें पिस्टन लगा हुआ और प्रेशर अगर मेंशन्ड है, अगर यहां प्रेशर दे रखा है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी दे रखा है कि ये रिएक्शन 1 एटमॉस्फेयर पर हो रही है, 10 एटमॉस्फेयर हो रही है, तो कंटेनर में पिस्टन लगा होगा। पिस्टन के बाहर वो प्रेशर लगा दो, 1 है तो 1 एटमॉस्फेयर, 2 है तो 2 एटमॉस्फेयर, 3 है तो 3 एटमॉस्फेयर। तो यहां पर कंटेनर में लेट से आपने पानी भरा हुआ है, H2O लिक्विड 400 केल्विन पर, बाहर का प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, बाहर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, 400 केल्विन पर मान लेते हैं पानी का वेपर प्रेशर 1.1 एटमॉस्फेयर। 373 केल्विन पर पानी का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, वो डेटा याद रखो। 373 केल्विन पर पानी का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर। 373 से टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर और ज्यादा होगा, 373 से कम होगा तो कम होगा। सप्तांशु, वापस से अगर कहीं डाउट है तो चैप्टर देखो, नोट्स देखो, ये नहीं कि बार बार सर से पूछते रहो, इतने फालतू नहीं है सर, है ना। तो जिनको भी ये नहीं पता है वो सब ये लेक्चर ढंग से देखे, थर्मोडायनेमिक्स वाला। ये बहुत, क्योंकि इस चैप्टर में ये सब जानना बहुत जरूरी, क्योंकि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कहां कहां डिफाइन होता है वो सब पता होना चाहिए। हम हर जगह बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट टर्म्स यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह ये टर्म्स यूज नहीं होती है। कहां यूज होती है वो आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको समझा रहा हूं, 1-2 मिनट और, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज इतना ही टाइम बचा है, वो आप नेक्स्ट टाइम देख के आओगे। लेट से ये पिस्टन को जो है वो होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। अगर मैंने पिस्टन को पकड़ा हुआ तो बाहर के प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये पानी जो है वेपराइज होगा कब तक, जब तक अंदर का प्रेशर 1.1 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता।
जब अंदर प्रेशर 1.1 एटमॉस्फेयर आ गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया, अब हमने इस पिस्टन को छोड़ दिया। जैसे ही पिस्टन को छोड़ा, बाहर का प्रेशर 1, अंदर का प्रेशर 1.1, क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा, अंदर का प्रेशर 1.1 से कम होगा। जैसे ही अंदर का प्रेशर 1.1 से कम होगा, ये पानी अपने आप को वेपराइज करेगा, वापस अंदर का प्रेशर कितना कर देगा, 1.1। बिकॉज ये पानी जो है वो अंदर प्रेशर कितना रखेगा, कितना मेंटेन करेगा, 1.1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करेगा। अंदर का प्रेशर 1.1, बाहर का प्रेशर 1, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा। जैसे ही अंदर का प्रेशर कम होगा, फिर ये पानी वेपराइज होगा, फिर अंदर का प्रेशर 1.1, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर पानी वेपराइज होगा, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर पानी वेपराइज होगा। ना तो पिस्टन मानने वाला है, ना पानी मानने वाला। पिस्टन चाहता है कि अंदर प्रेशर 1 हो, पानी चाहता है कि अंदर प्रेशर 1.1 हो। पिस्टन ऊपर जाएगा, पानी वेपराइज होगा। धीरे 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 एक टाइम आएगा जब अंदर एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बचेगी। जब एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बचेगी, अभी तक भी अंदर का प्रेशर 1.1 है, बाहर का प्रेशर 1 है। अब पिस्टन ऊपर जाएगा, ये लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज हो जाएगी। अभी तक तो अंदर प्रेशर 1.1 है। कौन मेंटेन कर रहा था, लिक्विड वाटर, बट अब कोई लिक्विड वाटर नहीं है। अब पिस्टन ऊपर जाएगा, अंदर का प्रेशर 1.1 से कम होगा, 1.09, 1.08 होते होते 1 के बराबर आ जाएगा। जब अंदर 1, बाहर भी 1, पूरा सिस्टम फिर से किस स्टेट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। लेकिन तब तक सारा पानी वेपराइज हो चुका है। अब अंदर कोई लिक्विड नहीं है। यस, दिस इज द वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन एंड ओनली गैस, ओनली गैस। और यही अगर आपने 300 केल्विन पर रखा है तो 300 केल्विन पर क्या होगा, वेपर प्रेशर अब कम है। बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 300 केल्विन पर मान लो प्रेशर है, वेपर प्रेशर लेट से 50.5 ले लेता हूं, ऐसे ही कुछ भी ले रहा हूं डेटा, 0.5 एटमॉस्फेयर। तो अंदर का प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर। अब क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा, वेपर कंडेंस होगी, क्योंकि अंदर प्रेशर वेपर प्रेशर से अगर ज्यादा हुआ तो कंडेंसेशन होगा, कम हुआ तो इवोपोरेशन होगा। जैसे ही पिस्टन नीचे आया, कंडेंस होगी, फिर पिस्टन नीचे आएगा, फिर कंडेंस होगी। अंदर का प्रेशर फिर 0.5, फिर पिस्टन नीचे आएगा। जैसे ही अंदर का प्रेशर 0.5 से ज्यादा होगा, फिर वेपर्स कंडेंस होगी। पिस्टन नीचे आएगा, वेपर्स कंडेंस हो रही, पिस्टन नीचे आएगा, वेपर्स कंडेंस होगी। धीरे 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 सारी वेपर्स कंडेंस हो जाएगी। ये पिस्टन किसकी सरफेस को टच करेगा, लिक्विड की सरफेस को टच करेगा। यस, दिस इज द वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन एंड ओनली लिक्विड। लेकिन यही अगर मान लो टेम्परेचर 373 केल्विन है तो 373 केल्विन है, बाहर का प्रेशर भी 1, वाटर का वेपर प्रेशर भी 1 होता है। पिस्टन को छोड़ दो, कुछ भी नहीं होगा साहब। पिस्टन को छोड़ दो, कुछ भी नहीं होगा। बाहर का भी 1, अंदर का भी 1। यस, और इस यहीं से आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो, टेम्परेचर एट विच एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल्स टू वेपर प्रेशर, और टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम, या दोनों ही एग्जिस्ट कर रही है। कोई भी लाइन आप बोल सकते हो। सारा कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हम कंटेनर ये वाला मिक्स कर देते हैं। कंटेनर ये वाला लेना चाहिए, हम इस तरह के कंटेनर से सोचते हैं। इस तरह के कंटेनर में जैसा मैंने बताया था, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन ही नहीं होता। इस कंटेनर में 300 केल्विन पर भी लिक्विड और गैस दोनों होगा, 400 केल्विन पर भी लिक्विड और गैस दोनों होगा, 500 केल्विन पर भी लिक्विड और गैस दोनों ही होंगे। 300 इस कंटेनर में 400 केल्विन पर भी लिक्विड और गैस, 500 पर भी लिक्विड और गैस। यहां पर एक ही चीज कही जाएगी, कब तक पानी वेपराइज होगा, जब तक प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आ जाता। दैट्स इट। तो ये सुनना अच्छी तरह से, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पढ़ाया है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ढंग से देखना लेक्चर को, और तभी नेक्स्ट क्लास में आना। देखो नहीं तो नहीं समझ में आएगा, मैं आप लोगों को बता दूं। बिना उस लेक्चर को देखे हुए आओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप सबके लिए यही कहूंगा, एडवाइस है, उसको देख के फिर आना। शायद लेक्चर नंबर 15 या लेक्चर नंबर 16 होगा। वेरी गुड, थैंक्स। 15-16 में है थर्मोडायनेमिक्स का, उस पर देख लेना और फिर करेंगे। ठीक है। होमवर्क लिक्विड सॉल्यूशन से दे रहा हूं मैं यहां पर। वैसे तो थोड़ा बहुत ये बचा हुआ है, थर्मोकेमिस्ट्री भी, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी।
O1 4 से लेके 22। और एक क्वेश्चन S2 का दे रहा हूं 11। राइट, बाय बाय।